माँ बापू क्यों हमें छोड़कर चले गए अकेले? अब मैं इस लालच और कपट से भरी दुनिया में कैसे रहूंगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है। ओए गोपाल, घर से बाहर निकल, कहाँ छिपा बैठा है? गोपाल धीरे से बाहर आता है। जी सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या मुझसे? काम वाम कुछ नहीं, तेरे बाप ने मुझसे पैसे उधार लिए थे तेरी अम्मा का इलाज करवाने के लिए, लेकिन तेरी अम्मा तो चल बसी। मैंने सोचा तेरे बापू कमाकर मेरा पैसा चुका देगा, पर भगवान को वो भी पसंद आ गया और वो भी मर गया। अब मेरा पैसा तू देगा। सेठ जी मुझ पर रहम कीजिए, अभी तो बापू को मरे बस 1 हफ्ता ही हुआ है। अचानक से इतने पैसे मैं कहाँ से ला सकता हूँ? तो कोई बात नहीं, तेरी जो खेती है वही गिरवी रख रहा हूँ। जब तक मेरा पैसा नहीं चुकाएगा तब तक खेत मेरी रहेगी। सेठ जी खेत दो, मैं पहले ही बापू के इलाज के लिए जमींदार को बेच चुका हूँ। अब मेरे पास बस यही घर और एक गधा है। मतलब तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा? तो चल मेरे घर काम करेगा, जब तक मेरा पैसा अदा नहीं हो जाता तब तक तू मेरी मजदूरी करेगा। और हाँ, अपने उस गधे को भी साथ ले आना जल्दी। गोपाल अपने गधे की गर्दन सहलाता है और धीरे से कहता है। मेरे दोस्त गोलू, मुझे माफ करना। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? धनीराम सेठ बड़ा ही क्रूर और घमंडी है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो पता नहीं वो क्या कर देगा। हाँ गोलू, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके यहाँ मजदूरी करनी ही पड़ेगी। दोनों धीरे धीरे सेठ के घर की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही सेठ गरजते हुए बोलता है। अरे गोपाल, आ गया तू। अब तुरंत नदी के किनारे जा, वहाँ जो सूखी लकड़ियां रखी हैं उन्हें बांट कर मेरे घर ले आ, तभी तुझे खाने को मिलेगा। पर सेठ जी, अभी तो मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और थक भी गया हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर चला जाऊंगा। अरे आराम भूल जा गोपाल, यहाँ रहना तो काम करना होगा, समझे? और सुन, अब मैं तेरा सेठ नहीं, तेरा मालिक हूँ। मुझे आगे से मालिक कहकर ही बुलाया कर, समझा? गोपाल चुपचाप सिर झुकाकर सेठ की बात मान लेता है और नदी के किनारे की ओर निकल पड़ता है। अरे क्या हुआ गोलू? रुको मत, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अब और नहीं चल सकते, पर देखो मेरे लिए थोड़ा और चलो। गोपाल की बातें सुनकर गोलू यानी गधा थोड़ी ही दूर चलता है कि अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। अरे हे भगवान, ये गोलू को क्या हो गया? ये अचानक से गिर कैसे गया? कोई तो मेरी मदद करो। वाले गोलू कराहते हुए आवाज निकाल रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। जब उनके कानों में गोपाल की चीख सुनाई दी तो वे पास आकर खड़े हो गए। क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? और ये गधा जमीन पर क्यों पड़ा है? अरे बाबा, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मजबूरी में मुझे इसे यहाँ तक लाना पड़ा, पर अब इसके अंदर चलने की ताकत ही नहीं बची। बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चिंता मत करो बेटा, अभी देखता हूँ। इतना कहकर बाबा ने आंखें मूंद ली और मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही क्षण में उनके होंठों से ए निकले के स्वर के साथ एक दिव्य प्रकाश उठा और गोलू यानी गधा अचानक खड़ा हो गया। बच्चा गोपाल, मुझे पता है कि इस गधे के अलावा तुम्हारे पास अब कोई नहीं है। अब से ये गधा न सिर्फ तुम्हारे काम आएगा बल्कि तुमसे बात भी करेगा। इसे संभाल कर रखना। क्या बाबा, ये सचमुच इंसानों की तरह बात करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा गोपाल, यह अब इंसानों की तरह ही बात करेगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी आवाज किसी और को सुनाई नहीं देगी। तुम दोनों ही आपस में बात कर सकोगे।
तीसरे व्यक्ति के लिए यह बस गधे की रेंकने की आवाज ही होगी। गोपाल लकड़ियां लेकर सेठ के पास पहुंचता है। मालिक, ये रही आपकी लकड़ियां, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो खा लूं। क्या गोपाल, तुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है? अभी तो जरा सा काम किया है और खाने की मांग शुरू कर दी। खाना शाम को मिलेगा। अभी जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जा। हारे सेठ की बात सुनकर गोपाल चुपचाप सिर झुकाता है और गधे गोलू के साथ पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों थके हारे आराम कर रहे होते हैं। तभी वहां एक बकरी आती है और मिमियाने लगती है। अरे गोलू, ये क्या बोल रही है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हाँ मालिक, ये कह रही है कि उसका बच्चा खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया था। फिर वहां भेड़ियों को देखकर डरकर पानी में कूद गया। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बकरी आपसे मदद मांग रही है। क्या बात करते हो गोलू? तो अब तुम सब जानवरों की भाषा समझ सकते हो और मुझे बता सकते हो। बहुत अच्छा, चलो अब उस बकरी के बच्चे को बचाते हैं। गोपाल जल्दी से तालाब की ओर भागता है और बहुत कोशिश के बाद बकरी के बच्चे को पानी से बाहर निकाल लेता है। तभी वहां पर गांव का जमींदार आ पहुंचता है। वाह बेटा गोपाल, तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे की जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जमींदार साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरा खेत मुझे लौटा दीजिए। मेरे बापू ने मजबूरी में धनीराम सेठ से पैसे लिए थे और खेत गिरवी रख दिया था। अगर आप मदद कर दो तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो गोपाल, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि सेठ का कर्ज चुका सकूं, लेकिन रही बात खेत की, तो सुन लो, कल से तुम अपने खेत में खेती कर सकते हो। अब वो खेत तुम्हारा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। आपके जैसा नेक इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना बोलकर गोपाल और गोलू गधा दोनों फिर वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वो मालिक, गांव में जो तालाब है ना, उसी में जमींदार की बकरी का बच्चा गिर गया था। उसी को निकालने गया था। जमींदार उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वे बहुत खुश हुए। गोपाल, अब मैं जो भी कहूंगा वही करना होगा, समझे? अभी और कुछ सुनना नहीं है। तुरंत नदी किनारे जाओ और लकड़ियां लेकर घर लौटो। सेठ की इतनी बात सुनकर गोपाल घर से निकल पड़ता है। क्या हुआ गोलू? तुम अचानक रुक क्यों गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं मालिक, मैं सोच रहा था कि चलकर अपना खेत देख आते हैं। बहुत दिन हो गए, जब बप्पा थे तभी उनके साथ खेत गया था। गोलू, तुम ठीक कह रहे हो, पर सेठ का भी तो काम जरूरी है, नहीं तो शाम को खाने के लिए कुछ देगा ही नहीं। नहीं मालिक, बस चलते हैं और तुरंत ही वापस लौट आएंगे। इतना सोचकर दोनों अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। गोलू, आज मुझे सुकून मिला। मेरा खेत मुझे वापस मिल गया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इसमें खेती करेंगे। हाँ मालिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अचानक गोपाल चौंक कर गोलू से कहता है, इस गर्मी में खाने को आम मिल जाए तो मजा आ जाए। गोलू, ये देखो, मैंने आम मांगा
और पेड़ से आम गिर गया। ये तो गजब हो गया। अरे मालिक, सचमुच? लेकिन इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं लगे, फिर आम कैसे गिरा? मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेड़ जादुई है। चलो अब इसकी परख करते हैं। रुको मालिक, पहले भूख बहुत जरूरों से लगी है, जल्दी से हम दोनों इस आम को खा लेते हैं। दोनों आम खाने की सोच ही रहे होते हैं कि उधर से सेठ घर से नदी की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी देर में उसी जगह पर पहुंच जाता है। गोपाल पेड़ से लकड़ियों का गट्ठर मांगता है, पेड़ उन्हें दे देता है। फिर दोनों गधे पर लादकर सेठ के घर पहुंचते हैं। आओ आओ बरखुरदार, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ गए थे? सच सच बताओ, नहीं तो इस गधे को अभी कसाई के हाथ बेचवा दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। दरअसल उस दिन मैंने बकरी का बच्चा बचाया था। जमींदार जी खुश हो गए और फिर मेरा खेत मुझे वापस दे दिया। उसी को देखने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो कोई बात नहीं, आज से वो खेत मेरा। पर मालिक, मेरे पास तो कोई दूसरा खेत है भी नहीं, मैं पैसे कैसे चुका पाऊंगा? ठीक है, जब दूसरा खेत मिलेगा तो देखेंगे। और हाँ, एक बात और, ये गधा अब यहीं रहेगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। ये गधा जहाँ रहेगा वहीं मैं भी रहूंगा। बहुत खूब, फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। गधा मेरे पास ही रहेगा और तुम भी यहीं रहो, काम करो, शाम को खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। मालिक, आज आपने मुझे बचा लिया। आप सच में बहुत नेकदिल इंसान हो। आपके जैसा कोई इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जो अपने जानवर से इतना प्यार करता हो। गोलू, आज तुमने कैसी बातें कर दी। अगर आगे से मुझे जानवर कहकर पुकारा तो मुझसे बात मत करना। तुम जानवर नहीं, मेरे घर के सदस्य हो, मेरे छोटे भाई हो, समझे? ऐसे ही दोनों सेठ के यहाँ काम करते, लकड़ियां लाने जंगल जाते और जादुई पेड़ से खाना मांगते, फिर पेड़ से लकड़ यूं का गट्ठर लेकर सेठ के घर लौटते। यही सिलसिला चलता रहा। देखते देखते लगभग 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। जादुई पेड़ से हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, पर अब तक हमन एक कभी कुछ अलग मांगा ही नहीं। रोज वही खाना और लकड़ी। क्यों ना आज हम इससे सोने के सिक्के मांग ले। सिक्के मिल जाएंगे तो सेठ को दे देंगे और अपना खेत भी छुड़ा लेंगे, साथ ही नौकरी से भी आजाद हो जाएंगे। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो मैंने भी सोची थी। चलो आजमाते हैं। हे जादुई पेड़, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। हे जादुई पेड़। इतना कहते ही पेड़ से सोने के सिक्के टपकने लगते हैं। गोपाल फौरन सिक्के उठाकर सेठ के घर पहुंचता है। सुनो सेठ, आज से वो खेत मेरा रहा। ये लीजिए आपके पैसे। सेठ सिक्के देखकर चौंक जाता है। ये गोपाल अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है। वह बाहर से मुस्कुराता है और गोपाल को खाना देता है। गोपाल खाना खाता ही है कि अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मालिक, उठिए, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? गोलू समझ जाता है कि खाने में जहर मिला था। वह भागकर जंगल की ओर दौड़ता है और उस साधु बाबा के पास पहुंचता है जिसने पहले उसे आशीर्वाद दिया था। बाबा, मेरे मालिक को बचा लीजिए। सेठ ने खाने में जहर मिला दिया था, वे मर गए। बेटा, मैं उसे बचा सकता हूँ।
लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे हमेशा के लिए देनी होगी। बाबा, आपको जो सही लगे वही ले लीजिए, पर मेरे मालिक को बचा लीजिए। बाबा एक दवा देते हैं और गोलू से कहते हैं, जाओ गधे, आज से तुम्हारी आवाज छिन जाएगी। अब तुम कभी बोल नहीं पाओगे, यही तुम्हारी बलि है। गोलू दवा लेकर दौड़ता है और गोपाल को खिला देता है। गोपाल तुरंत उठ बैठता है। अरे गोलू, मैं तो खाते खाते सो गया था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। रुको, अभी बाकी खाना खा लूं, वरना सेठ आकर डांटेगा। गोलू उसे रोकना चाहता है, पर अब वह बोल नहीं सकता। बस गोपाल के सामने खड़ा हो जाता है। गोलू, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं खाना खाने जा रहा हूँ और तू मुझे रोक रहा है। बोलता क्यों नहीं? गोलू चुपचाप खड़ा रहता है। अगर तू फिर मुझे रोकेगा तो मैं कसम खाता हूँ तेरी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा, बल्कि जिंदगी से ही छुटकारा ले लूंगा। अब तू मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर गोपाल गुस्से में वहां से चला जाता है। और घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उधर सेठ नदी किनारे से घर लौट रहा होता है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। अरे भगवान, ये तो गोपाल की आवाज है, पर वो तो मर चुका है। लगता है उसका भूत मुझे बुला रहा है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। सेठ डरकर भागता है और सीधे घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? इतने डरे सहमे क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो गोपाल था ना। मैंने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे जहर दे दिया था, लेकिन आज नदी के किनारे उसकी आवाज सुनाई दी। लगता है भूत बनकर मेरा पीछा कर रहा है। अरे, तो अब क्या करेंगे अगर सचमुच उसका भूत लौट आया? हाँ, अगर मैं मर गया तो सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। सुनो, याद है ना, जब हम छोटे थे हमारे गांव में एक तांत्रिक रहता था, भूत प्रेत भगाता था। अब वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है, उसे ही बुलाना होगा। अरे बेटा, अब मैं ऐसे नहीं जा सकता। मेरा एक नया चेला है जिसका नाम बिरजू है। छोटे मोटे भूतों को तो वही पकड़कर मार देता है। आप नहीं चलेंगे क्या? नहीं बच्चा, छोटे मोटे भूतों के लिए वही काफी है। तुम दोनों में से कोई जाओ और बगल में जो तालाब है उसके किनारे वो बैठा हुआ है, उसे बुलाकर लाओ। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। ओए भूतों के मामा, पीना राजा कहाँ है तू? ओ काली चुड़ैल, यहाँ मत बैठ, किनारे पर आ जा, तुझे मेवा मिठाई खिलाऊंगा। तालाब के किनारे पहुंचकर मैं जरूर से आवाज लगाता है। तभी सामने से एक अजीब शक्ल सूरत का आदमी उठकर बोला, अरे भैया, तुम बिरजू हो क्या? मैं बिरजू नहीं, मूर्ख प्राणी। मेरा नाम बाबा बिरजू है। मेरे क्रोध से तो भूत प्रेतों की पैंट गीली हो जाती है। हाँ बिरजू बाबा, आपके किस्से तो बहुत सुने, लेकिन सच कहूँ आपके कपड़ों से तो आप बाबा जैसे नहीं लगते। बच्चा, अभी मुझे इस गुप्त विद्या में आए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। इससे पहले मैं लेबर चौक पर मजदूरी किया करता था। तभी मेरी मुलाकात डाबा गुरु से हुई। उन्होंने ही मुझे अपना चेला बना लिया। अब तो मैं भूतों से बातें भी करता हूँ। तो चलिए बाबा, तुरंत गुरु जी के पास चलो और उनसे आज्ञा लेकर मेरे घर चलो, नहीं तो वो गोपाल भूत मुझे मार डालेगा। अरे डरो मत बच्चा, मैं अभी गुरुजी से मिलकर तुम्हारे घर चलूंगा और उस भूत को गदा उठाकर उल्टा लटका दूंगा। चलो अब। गुरुजी के सामने पहुंचकर बिरजू बोला, गुरुजी, आपने मुझे साधक बनाया है। अब बोलिए, जो कहना है कहिए, क्योंकि मेरा खड़ून अभी उबल रहा है। जब तक मैं उस गोपाल भूत को पकड़ नहीं लेता, तब तक ये यूं ही उबलता रहेगा। बिरजू, तुम्हारा यही जुनून मुझे अच्छा लगता है। अब जाओ इस सेठ के साथ और उस गोपाल भूत को पकड़ कर लाओ। बाबा बिरजू भैरव तांत्रिक का आदेश मानकर सेठ के साथ उसके घर पहुंचा। सेठ का इतना बड़ा घर देखकर बिरजू ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ 2 महीने लगातार काम करूं
तो मजदूरी से अच्छी कमाई हो जाए। अरे बिरजू बाबा, आप भूल गए क्या? अब आप भैरव तांत्रिक के चेला हैं। आपका काम भूत भगाना है, मजदूरी करना नहीं। आप ये बातें सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप भूतों से बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हो सेठ? बस तुम मुझे बता दो कि वो भूत कहाँ रहता है। मैं अभी जाता हूँ और उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच लाता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बता देता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। सुनो, गांव के बगल में ये जो नदी है, उसके पहले एक छोटा सा जंगल है। उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे गोपाल भूत मुझे बैठा दिखाई दिया था। इतनी बात सुनकर बिरजू तांत्रिक उस जंगल की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। अरे भगवान, इस जंगल को देखकर तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई जंगली जानवर रहता हो? अरे ये कौन आ रहा है? अच्छा चलो उससे जाकर बात करता हूँ। भाई, आपसे कुछ पूछना था। इस जंगल में कोई भूत रहता है क्या? मुझे उससे बात करनी है। क्या भूत भूत की बातें कर रहे हो? मैंने तो कभी यहाँ कोई भूत देखा ही नहीं, और अगर होता भी तो मैं रोज इस रास्ते से अपने काम पर आता जाता हूँ, कभी दिखा नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने कभी भूत देखा ही नहीं। शक्ल से तो लगते हो बड़े बेवड़े। जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं प्यार से बोल रहा हूँ और तुम रौब झाड़ रहे हो। अरे भाई, गुस्सा मत हो, बस पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ खास नहीं, दरअसल मैं बगल वाले गांव से हूँ। मैं सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ। आज गुस्से में मैंने अपने गधे को भला बुरा कह दिया, तो वो जाने कहाँ भाग गया। उसी को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। तुम सेठ के यहाँ काम करते हो? कहीं तुम्हारा नाम गोपाल तो नहीं? हाँ, मेरा ही नाम गोपाल है। क्यों, तुम मुझे जानते हो क्या? अरे मोरे मामा, भागो भागो, ये तो वही सेठ का आदमी है। अरे भाई, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं। वो सेठ तो खुलेआम घूम रहा है और मुझसे बात भी कर चुका है। अब मैं जा रहा हूँ, भैरव तांत्रिक को ही लाकर लूंगा। इतनी बात बोलकर बिरजू भैरव तांत्रिक को बुलाने निकल जाता है। इधर गोपाल अपने गधे को खोजते खोजते सेठ के घर के पास आ पहुंचता है। अरे ओ मालकिन, यहीं पर मेरा गधा गोलू था, पता ही नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। क्या आपको कुछ मालूम है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे घर तक आ गए। हे भगवान, बचाओ मुझे, भागो यहाँ से। अरे बाबा, ऐसा क्यों कह रही हो? गोपाल कोई छोटा मोटा भूत नहीं है, ये बहुत बड़ा भूत है। वो तो दिन दहाड़े भी टहलता है और बातें करता है। क्या बात करते हो बाबा? मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं। चलो मुझे लेकर अभी बताता हूँ। बाबा, वो सामने पेड़ के नीचे बैठा है। लेकिन रुको, मेरे साथ कोई मत आना, मैं अकेला जाऊंगा उसके पास। बाबा गोपाल के पास पहुंचता है। क्यों रे गोपाल, गांव वालों को गुमराह क्यों बना रहा है? जब तू जिंदा है तो मरने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या बाबा, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तूने उस दिन वो खाना खाया था या नहीं? नहीं बाबा, मेरे गधे ने मुझे खाने ही नहीं दिया। वो बार बार मेरे सामने आकर जैसे खाने से रोक रहा था। हाँ, तो तेरा गधा समझदार था। सेठ ने उसी दिन उस खाने में जहर मिलाया था ताकि तू मर जाए और तेरी सारी संपत्ति वो हड़प ले। हे भगवान, इसका मतलब मेरा गधा, मेरा गोलू मुझे बचा रहा था और मैं ही उसे गलत समझ बैठा। रुको, मेरे पास एक उपाय है। इससे सेठ तुझसे माफी भी मांगेगा और आज के बाद सुधर भी जाएगा। भैरव तांत्रिक और गोपाल दोनों सेठ के पास पहुंचते हैं। सुन रे सेठ, तेरी गलती की वजह से ये मरा, लेकिन ये पूरी तरह नहीं मरा है। जब तक तुम्हारा पूरा साम्राज्य, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बर्बाद न कर दे, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अरे बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, तो सुन, मैं इसे फिर से इंसान बना देता हूँ। यह कहकर भैरव तांत्रिक ने झूठा मंत्र पढ़ा।
अचानक एक तेज प्रकाश उठा। सेठ को लगा मानो गोपाल सचमुच फिर से इंसान बन गया हो। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है सेठ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना अब कभी किसी के साथ बुरा मत करना। इसके बाद गोपाल अपने गधे की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि उसका प्यारा गोलू उसे दिखाई दे गया। अरे मेरे गोलू, तू ही मेरा असली रखवाला है, तूने ही मुझे मौत से बचाया। फिर गोपाल गोलू के साथ उस जादुई पेड़ के पास गया और उसे खूब सारा धन मांगा। उस धन से उसने एक सुंदर नया घर बनवाया और फिर अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने लगा।